Hello everyone, this is Raman Modi and I welcome you all to Ashaएं After LLB। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हाँ, प्रिपरेशन से एक चीज़ मुझे याद आई। हमारा ना यार एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आशाएं आफ्टर एलएलबी का। उसमें मैसेजेस पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स के। उसमें मुझे ये देख के थोड़ी सी हैरानी होती है, थोड़ी हंसी आती है। उसमें बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर जो हमारा क्लैट पीजी का एग्जाम है ये तो बहुत इजी है, 13 ही तो सब्जेक्ट हैं, जजमेंट ही तो पढ़ना है ना? जजमेंट तो कहीं से भी ढूंढ लेंगे। मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके साथ ही पढ़ाई हो जाएगी। मैं ये सोचता हूँ यार, लोगों के दिमाग में कितना मिथ भरा हुआ है, कितनी गलतफ़हमी है कि ऐसा कुछ हो जाएगा और हम ऐसे कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा। आप लोगों को पता है 2025 का जो क्लैट हुआ था, क्लैट पीजी यानी 2026 वाला जो अटेम्प्ट था, जो 2025 दिसंबर में हुआ था, उसमें लगभग 17,000 लोगों ने रजिस्टर किया होगा, जिसमें से कुछ नहीं तो कम से कम 16,000 लोग अपीयर हुए थे, यानी 90%। तो आप सोचो कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। और उसमें भी अगर आप इतनी लीनियंसी बरतोगे, जबकि अब टाइम कितना कम है हमारे पास, ऑलमोस्ट 4 ही महीने हैं देखा जाए तो, 4 महीने भी पूरे नहीं है ना? दिसंबर 6 को एग्जाम है, उसमें अगर हम इतनी लीनियंसी बरतेंगे, इतने हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होंगे, मिथ्स रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मैंने सोचा यार इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बच्चों की ये जो मिथ है ना, इनको ब्रेक करने के लिए मैं सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में कुछ कॉमन मिथ जो है क्लैट एस्पिरेंट्स के, क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के, उन मिथ्स को मैं ब्रेक करने वाला हूं। आपके कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो ना आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एग्जाम के प्रिपरेशन में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक, मिथ वर्सेस फैक्ट नाम दे सकते हो आज की वीडियो को, चाहो तो, है ना? मिथ वर्सेस फैक्ट ही करने वाला हूं मैं। तो भाई 5 मिथ्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो सीधे स्टार्ट ही करते हैं, फालतू की चीजें रहने देते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चों के दिमाग में ये चीज है सिलेबस देखने के बाद कि यार 2 लाइन का सिलेबस है, 13 सब्जेक्ट दिए हैं, इसके बाहर क्या ही आना है। ये 13 सब्जेक्ट तो कितनी बार पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े हैं, जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं, एमपी एडीपीओ के प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं। 13 सब्जेक्ट की तो पढ़ने हैं। ये मिथ है भाई, ये आपकी गलतफहमी है कि 13 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। ये 13 सब्जेक्ट तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ वाले, पता है? कंसोर्शियम दिखाता 13 सब्जेक्ट है, लेकिन अंदर और भी सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा हिडन सब्जेक्ट्स, आईपीआर, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, सेबी आ जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पॉक्सो आ जाता है, ट्रांसजेंडर एक्ट आ जाता है, आर्बिट्रेशन आ जाता है। ऐसे माइनर एक्ट्स हैं जो कि हमेशा हर बार कंसोर्शियम छुपा छुपा के अपने क्वेश्चन, अपने पैसेजेस के अंदर इंक्लूड कर देता है और बच्चों को पता ही नहीं पड़ता। बच्चे सोचते हैं यार ये कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। और ये क्यों आता है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है? लेकिन 13 सब्जेक्ट के बाहर भी सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि 13 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो मेरा काम तो हो गया, मेरा तो क्लैट पीजी निकल जाएगा, है ना? हाँ, एक चीज और, क्लैट पीजी निकल जाने में और अच्छा एनएलआईयू मिलने में ना बहुत फर्क होता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है ना कि मुझे तो बस क्लैट पीजी निकालना है, जैसे तैसे करके बस क्लैट पीजी निकल जाए, कोई कॉलेज मिल जाए, तो भाई आप कैसा भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो निकल ही जाना है, ठीक है? लेकिन टीयर 3 तक का तो आपको मिल ही जाएगा एनएलआईयू, है ना? लेकिन अगर आपको पीएसयू में जॉब चाहिए, टीयर 1 का कॉलेज चाहिए, एनएलआईयू चाहिए, तो भाई प्रिपरेशन भी वैसी करनी पड़ेगी, है ना? फिर प्रिपरेशन भी वैसी करनी पड़ेगी, फिर ये काम चलाओ काम से काम नहीं चलने वाला। ठीक, तो पहला तो भाई 13 सब्जेक्ट जो है वो इनफ नहीं है। 13 सब्जेक्ट के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, वो भी हमको पढ़नी है, ठीक है? हमारा वैसे हम जो कोर्स सेल करते हैं ना, उसमें पूरे के पूरी चीजें हम कवर करते हैं। कौन कौन से बाहर के सब्जेक्ट्स भी आने वाले हैं, उनसे कैसे पैसे जा जाते हैं, वो भी हम लोग वहां पे बताते हैं। तो आप चाहो तो वो भी एक बार देख सकते हो। दूसरी चीज देखो, अब ये पहले वाले से रिलेटेड है। लोगों को क्या है, जिनने ना पुराने पीवाईक्यूज नहीं पढ़े, उनको ऐसा लगता है कि यार एक सब्जेक्ट से एक ही पैसेज बनता होगा। मतलब एक सब्जेक्ट से एक पैसेज, मतलब एक मान लो क्रिमिनल का सब्जेक्ट है, तो जो पैसेज बनेगा ना उसमें बस बीएनएस की ही चीजें होंगी या बीएनएसएस की ही चीजें होंगी, या कॉन्स्टिट्यूशन का है या कंपनी लॉ का है तो उसमें बस कंपनी लॉ के ही क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर क्रिमिनल लॉ का एक आपके पास पैसेज आया है, तो उसमें क्रिमिनल लॉ का बीएनएस भी होगा, बीएनएसएस भी होगा, बीएसए भी होगा, साथ में शायद जुवेनाइल जस्टिस भी आ जाए, पॉक्सो भी आ जाए, ट्रांसजेंडर भी आ जाए।
ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो केसेस होते हैं ना भाई, वो केसेस कभी भी एक सिंगल एक्ट पे नहीं चलते। हर केस में मल्टीपल फैक्ट एंड इश्यूज होते हैं। और हमारा जो कंसोर्शियम है एनएलआईयू का, इनकी खासियत है ये वही केस उठाते हैं जिनमें मल्टीपल फैक्ट एंड इश्यूज या मल्टीपल प्रोविजंस को टच किया गया हो, ताकि इनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने के लिए ना अच्छा खासा मटेरियल हो। तो भाई एक चीज याद रखो, पैसेज मतलब क्या? देखो सबसे पहली चीज तो पैसेज में एक सिंगल सब्जेक्ट से आपके पास क्या नहीं आने वाला, एक सिंगल सब्जेक्ट से पैसेज नहीं बनने वाला। एक पैसेज के अंदर मल्टीपल प्रोविजंस होंगे। तो हमको पैसेज ढूंढने और पढ़ने भी वैसे हैं, या हमको केस लॉ भी वैसे ढूंढने हैं जिनके अंदर मल्टीपल फैक्ट एंड इश्यूज को टच किया गया हो, जिनके अंदर मल्टीपल एक्ट्स से फैक्ट एंड इश्यूज बनाए गए हो या मल्टीपल एक्ट्स को चैलेंज किया गया हो। ठीक है, ऐसे केसेस हमको ढूंढने हैं। ठीक। तीसरी चीज, तीसरी क्या? हाँ वही भाई, जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ या मैं एडीपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्लैट पीजी क्या चीज है, ऐसे ही निकल जाएगा, है ना? या मैं लिटिगेशन करता हूँ, शाम को आता हूँ 2 घंटे पढ़ता हूँ, उतने में तो क्लैट पीजी निकल ही जाएगा। नहीं निकलेगा। शायद निकल भी जाए लेकिन टीयर 1 कॉलेज शायद ना मिले, पीएसयू में आपको जॉब ना मिले। क्यों? क्योंकि भाई क्लैट पीजी का एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा अलग है। क्लैट पीजी बाकी एग्जाम जैसा नहीं है, ये मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार मैं ये चीज कहता हूं, क्लैट पीजी बाकी एग्जाम्स के जैसा नहीं है। बाकी एग्जाम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई एक क्वेश्चन है, उसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, एक सही पे टिक लगाना है। उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने समझने के लिए आपकी बेयर एक्ट जो है वो इनफ होती है। लेकिन क्लैट पीजी का एग्जाम एकदम अलग। यहाँ बेयर एक्ट ना सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट भी नहीं बोलूंगा, सेकेंडरी है, एक्चुअली सेकेंडरी सही वर्ड होगा। बेरेक्ट सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है आपका पता है? प्राइमरी आपके केस लॉज हैं, और पूरा का पूरा केस लॉ है। ये भी नहीं कि केवल आपको क्रक पता पड़ेगा, केस लॉ का नाम और डेट और साइटेशन उतना काफी है, वो काफी नहीं होगा। केस लॉ की पूरी डिटेल्स आपको चाहिए, है ना? बाकी सब, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें केस लॉ में इतना डिटेल में नहीं घुसना पड़ता, लेकिन यहां घुसना पड़ता है। यहां क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ो, पैसेज की दी हुई चीजों को याद करो, फिर नीचे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। ऐसा कोई दूसरा एग्जाम नहीं होता, ऐसा बस क्लैट पीजी ही होता है। इसलिए क्लैट पीजी के लिए जो प्रिपरेशन आपको करनी है ना, ये आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी। आप जुडिशरी के साथ या किसी दूसरे एग्जाम के साथ अगर चाहो कि मैं ये भी कर लूं और ये भी कर लूं, तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत भरी बात हो सकती है ना। दो नाव पे अगर सवार होगे तो नीचे ही गिरोगे, तैर के कहीं पहुंच नहीं पाओगे, नीचे ही गिर जाओगे। तो इसलिए एक बार में एक नाव पे सवार हो और उसी नाव का चप्पू चलाएं। ठीक। अगला क्या है भाई हमारा? फाइंडिंग केस लॉज इज वेरी इजी। हाँ भाई, ठीक है, चलो ये मैं एक बार को मान लेता हूं कि केस लॉ ढूंढना बहुत आसान है ना। हमको गूगल, भाई गूगल जब तक है तब तक, या फिर एआई है तो फिर क्या ही डर। वहां जाके लिखना है और केस लॉज मिल जाएंगे, बतेरे केस लॉज मिल जाएंगे, हजारों केस लॉज मिल जाएंगे। लेकिन क्या हजारों केस लॉज आप पढ़ लोगे? मैंने आपको बोल दिया कि केस लॉज आते हैं एग्जाम में, आपने बोला सर बस आपने तो बता दिया केस लॉज आते हैं, अब हम जाके केस लॉ पढ़ लेंगे। कितने पढ़ोगे? कहां कहां तक पढ़ोगे? कितने सारे केस लॉज हैं? उसमें से भी फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा। कैसे फिगर आउट करोगे? एक प्राइमरी तरीका जो सब बताते हैं कि पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू देख लो, पैटर्न समझ लो, समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। मैं बताता हूँ पैटर्न, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कंसोर्शियम क्या करता है? उन केसेस को उठाता है जिनमें मल्टीपल फैक्ट एंड इश्यूज को टच किया गया हो, और ये चीज खासकर रीसेंट जजमेंट में होती है। देखो लैंडमार्क जजमेंट तो फिक्स है भाई, लैंडमार्क जजमेंट फिक्स है कि इस प्रोविजन में इतने ही लैंडमार्क जजमेंट है तो वही आएंगे, उसके बाहर से तो कुछ आने नहीं वाला। लेकिन रीसेंट जजमेंट में हमको नहीं पता ना यार। रीसेंट जजमेंट मान लो 2022 से लेकर हम 2026 तक के रीसेंट जजमेंट देख रहे हैं, इसमें से कौन सा आ जाए हमको क्या पता। उसमें फिगर आउट करने का तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि वो कौन सा केस है जिसमें सबसे पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, या फिर उस केस में मल्टीपल फैक्ट एंड इश्यूज को टच किया गया है। ऐसे टाइप के केसेस जो होते हैं ना, ऐसे टाइप के केसेस ज्यादातर कंसोर्शियम पूछ लेता है, और ऐसे ही टाइप के केसेस से पैसेजेस बना देता है, और ऐसे ही टाइप के केसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो केस ढूंढ तो लोगे, लेकिन सिलेक्ट करने के पीछे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे ये वाला पढ़ना है, ये वाला छोड़ना है, ये वाला पढ़ना है, ये वाला छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा? पैसेज रीडिंग स्किल। हाँ ये बहुत जरूरी है, पैसेज रीडिंग स्किल या केस लॉ रीडिंग स्किल। ये स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाता, है ना? स्कूल कॉलेज में हमको, या स्कूल तो मैंने एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, कॉलेज समझो हमारा लॉ ग्रेजुएशन है, उसमें हमको कोई नहीं सिखाता कि केस लॉ पढ़ना कैसे है। बहुत रेयर कहीं सिखाते हो तो सिखाते हो।
अब ये जो हमारा एग्जाम है ये तो पूरा पैसेज बेस्ड है ना, और वहां आपके पास क्या है, केवल 120 मिनट है भाई। 120 मिनट में 24 पैसेजेस पढ़ने हैं, 24 पैसेजेस को डिकोड करना है, और डिकोड करने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चों को क्या लगता है कि पैसेज मतलब क्या, जैसा स्कूल कॉलेज में अनसीन पैसेज आते थे ना, कि पैसेज में आंसर दिया है नीचे क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं होता। पैसेज केवल आपके रेफरेंस के लिए, पैसेज आपके रेफरेंस के लिए, पैसेज आपको कंफ्यूज करने के लिए। पैसेज के अंदर प्रोविजन छुपे हुए होते हैं, केसेस छुपे हुए होते हैं। आपको पैसेज पढ़ना है, प्रोविजंस को, केस लॉस को, डॉक्ट्रिन्स को, आर्टिकल्स को, सेक्शंस को रिकॉल करना है, और उसके बाद नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है। ठीक है, पैसेज में आपको कोई आंसर छुपा हुआ नहीं मिलने वाला, भूल जाओ ये चीज। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो पैसेज पढ़ने के लिए आपके पास 1 से 2 मिनट होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पैसेज पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, उतने में तो निकल गए 120 मिनट। और अगर आपको 2 मिनट में पैसेज पढ़ना है तो उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। आज से डेली रीडिंग हैबिट बनाओ, डेली एक केस लॉ पढ़ो, डेली एक जजमेंट पढ़ो। ठीक है, डेली पढ़ो। ठीक है, और केवल पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। उसके अंदर अंदर जो प्रोविजंस है ना, पढ़ते पढ़ते उनको रिकॉल भी करना है कि भाई क्या बोला गया है इस प्रोविजन के अंदर, क्या बताया गया है इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, और कौन कौन से केस लॉ रिलेट करते हैं। क्योंकि पता है क्वेश्चन कैसा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इस सेक्शन में कौन सा केस लॉ नहीं दिया, 4 नीचे केसेस दे दिए, अब पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा केस लॉ नहीं है इसका। अब भाई जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा है तो कौन सा नहीं है ये कैसे बता दोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केस लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे, प्रोविजंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको डेली करनी पड़ेंगी, तभी कहीं जाकर आप क्लैट पीजी का जो एग्जाम है ना उसको क्रैक कर पाओगे, उसमें अच्छा AIR अचीव कर पाओगे, तभी कहीं जाके Tier 1 कॉलेज मिलेगा, तभी कहीं जाके अच्छे किसी PSU में सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो भाई ये जो 5 टिप्स मैंने दी है ना, इनको अपने टिप्स पे रख लो। ये 5 टिप्स को अपने टिप्स पे रख लो। सबसे पहली चीज क्या, डेली हमको क्या पढ़ना है, डेली हमको जजमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 13 सब्जेक्ट के बाहर भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, वो कौन कौन से आने वाले हैं मैंने भी बताए, इसके अलावा भी आ जाते हैं, इसके अलावा भी आ जाते हैं। और सब्जेक्ट्स पता है मिला के आ जाते हैं, कंपनी लॉ और टैक्सेशन के क्वेश्चन मिला के आपसे पूछ लिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के मिला के पूछ लिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल के मिला के पूछ लिए जाएंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल के मिला के पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो चीज मतलब ऐसे पैसेजेस भी आते हैं एक्चुअली, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्रॉस सब्जेक्ट रीडिंग ध्यान रखना है, केस लॉज कौन सा आप निकाल रहे हो, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किस तरह से आपको पढ़ना, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं या बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको वेटेज पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। 13 सब्जेक्ट तो है ही, उसके अलावा 10 मैंने एक्स्ट्रा गिना दिए, 23-25 सब्जेक्ट्स हैं। अब कौन सा पहले पढ़ो, कौन सा बाद में पढ़ो, इसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए। हालांकि मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जहां मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई थी कि भाई किस तरह से आपको अपनी स्टडी प्लान चालू करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना तैयारी चालू करना चाहिए। कंप्लीट मैंने अगस्त से लेकर दिसंबर तक का रोड मैप बताया था। आई गेस डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कहीं उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वो देख लो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बताया है कि किस तरह से आप जो है सब्जेक्ट्स पढ़ें, और कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किससे नहीं आते हैं, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। ठीक है, तो आज के आपको समझ में आया ना 5 मिथ जो मैंने आपको बताए, और उनके जो 5 फैक्ट्स मैंने आपको बताए, ये याद रखना, ये होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और एक चीज और याद रखना जो मैंने अभी अभी बताई थी कि भाई पैसेजेस आपके रेफरेंस के लिए पूछे जाते हैं। तो ये सोच के मत जाना कि भाई पैसेज बेस्ड है तो मैं तो पैसेज से पढ़ के क्या करूंगा, पैसेज से पढ़ के मैं तो नीचे के आंसर देके आ जाऊंगा, उतने में मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जरूर ध्यान रखिएगा, और मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे अपनी कमांड आपको बना के चलनी। ठीक है दोस्त, चलिए, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करके जाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।